हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और जहां भी होंगे सकुशल होंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि क्लास के टाइम पे ही आप लोग जुड़ जाएंगे। यहाँ पे 1-2 मिनट का मैं टाइम देता हूं आपको। 1-2 मिनट टाइम रहता है जिसमें उल्टी गिनती चलती रहती है, टाइम वॉच चलता रहता है, जिसमें आप उम्मीद करता हूँ कि सब लोग जुड़ जाएंगे। उसके बाद मेन क्लास जो होती है आधुनिक भारत का इतिहास, वो स्टार्ट होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट होगा। ये क्लासेस हर शाम 6 बजे लाइव होती हैं। आपको पता है, आपके पास लिंक जाता होगा। अगर लिंक नहीं जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां पे जो बेल आइकन है ना, उसको भी दबा दीजिए, तो आपके पास लिंक पहुंच जाता होगा। तो जैसे भी आपका प्रश्न होगा प्लीज कमेंट करिएगा। लाइव चैट में आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी देता चलूंगा। आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। पहली बात, मैंने कल बात किया था, आपसे बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है, यहाँ से यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जो भी है, उससे प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। पूरी हिस्ट्री का मैं कहूँ कि 70% हिस्सा माना जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है। किस्मत खराब रही तो मॉडर्न हिस्ट्री से कम क्वेश्चन आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक भारत के इतिहास के अलावा राष्ट्रीय आंदोलन से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन समझने के पहले हमको यूरोपीय शक्ति के बारे में समझना पड़ेगा कि यूरोपीय शक्ति कहां से कब आई और कितने टाइम तक रही भारत में। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। यूरोपीय शक्ति समझने के लिए यूरोपीय शक्ति के आगमन की कहानी तो आपको समझनी पड़ेगी। आगमन की कहानी से पहले आपको उस समय, उस टाइम पर भारतवर्ष में किसका शासन था, वो कैसे राजा थे, उनकी लड़ाइयां कैसे हुआ करती थी, इन सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा। तो उसी मुद्दे पे हम पहली बात जो करेंगे, पहला पॉइंट जिस पे बात करेंगे वो है उत्तरवर्ती मुगल। ये कब की बात है? ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद से शुरू होगी कहानी और 1858 तक की इनकी पूरी कहानी को हम एक जल्दी से शॉर्टकट वे में हम कवर कर लेंगे। ये उत्तरवर्ती मुगल ना, आपको मुगल शासन जब मैं पढ़ाऊंगा मध्यकालीन भारत में तो वहां पे रिपीट पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से मैं इसको आधुनिक भारत के अंदर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे एक रिवीजन टाइप का होगा और साथ ही आपको आधुनिक भारत के इतिहास यानी यूरोपीय शक्ति से आपको इंट्रोड्यूस कराना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तरवर्ती मुगल यानी 1707 से 1858 तक की कहानी को देखेंगे। तो उम्मीद है आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। क्योंकि देखिए भाई, क्लास बनाने के लिए इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ाना भी बहुत हार्ड पड़ता है। साथ ही पढ़ाने के अलावा ये जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए भाई लाइक जरूर कर दीजिए। कम लोग देखते हो तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए। ये कहानी शुरुआत होती है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद कहानी शुरू हो गई। शुरुआत हुआ जब औरंगजेब की मृत्यु हुई ना, तो इनके बेटों में क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। बेटों में 3 बेटे थे इनके, तीनों बेटों में इनके लड़ाई शुरू हो गई। तीनों बेटों में सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। इस सत्ता की लड़ाई सत्ता संघर्ष नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऐसे सत्ता संघर्ष कहते हैं। सत्ता संघर्ष शुरू हुआ तो उसी में 65 वर्ष का इनका एक बेटा था। 65 वर्षीय एक बेटा था जिसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह, बहादुर शाह विजयी हुआ, ठीक है। बहादुर शाह 65 वर्ष का था, विजय हुआ। ये कब की बात है? 1707 की बात है। जस्ट उनके मृत्यु के बाद की बात करूंगा। इनके टाइम पीरियड की बात करूं तो 1707 से 1712 तक ये शासन करेंगे बहादुर शाह। अच्छा, आपने बहादुर शाह जफर का नाम सुना होगा, वो वाले नहीं है। ये बहादुर शाह प्रथम है। इतिहास में प्रथम नहीं लिखा जाता है, द्वितीय के लिए लिखा जाता है। बहादुर शाह जो जफर नाम से फेमस थे, जो ज्यादा चर्चा में थे, वो 1858 के करीब थे, वो बहादुर शाह द्वितीय थे। उनके बारे में भी इसी वीडियो में हम क्लास में बताएंगे। देखिए, बहादुर शाह का जो टाइम था 1707 से 1712 तक था। वो विद्वान था, आत्मगौरवी था और योग्य था, बहुत ही योग्य था, आत्मगौरवी था, विद्वान था। बड़ी ही अच्छी सूझबूझ थी उसकी शासन करने के लिए। या यूं कहूं कि अभी तक जो मुगल काल आ रहा था अकबर के बाद से, अकबर के बाद से जो कहानी शुरू हुई, अकबर आए, औरंगजेब आया, ये सब आए,
इनके बाद जो अंतिम, एक तरीके से अंतिम कहूँ, अंतिम योग्य शासक यही बहादुर शाह ही था। योग्यता में अंतिम ही था, इसके बाद मुझे योग्यता में कोई योग्य दिखा नहीं। ठीक है, यह समझौते और मेल मिलाप की नीति लगाई। क्या करता था ये? राजा महाराजा से युद्ध नहीं करता था, ये समझौता करता था। समझौते और मेल मिलाप की नीति लगता था, किसी से समझौता कर लेता था। हिंदू राजा को वरीयता दिया, हिंदू राजा को क्या किया? वरीयता दिया, वरीयता दिया, समझौता किया। आप साथ साथ लिखते चलिएगा। हिंदू राजा के साथ समझौता किया, वरीयता दिया, यानी सहिष्णुता की नीति अपनाई, सहिष्णुतापूर्ण नीति अपनाई। ठीक है, तो एक की पॉइंट जो आप यूपीएससी में आंसर राइटिंग समय अगर मान लीजिए आपको लिखना है बहादुर शाह में, तो आप उसमें लिख सकते हो कि विद्वान, आत्मगौरवी, योग्य था, समझौता और मेल मिलाप की नीति लगाया और हिंदू राजा के साथ सहिष्णुता वाली नीति की अपनाया। ठीक है, यानी मंदिरों को नष्ट नहीं कराया, मंदिरों को नष्ट नहीं कराया, नहीं कराया। ठीक है, ये चीज आप देखते रहिए, मैं साथ साथ लिख रहा हूं, आप भी लिखिए। मंदिरों को नष्ट नहीं कराया। आमेर और मारवाड़ के शासक, आमेर और मारवाड़ के शासक जो थे, मारवाड़, ठीक है, मारवाड़ जिसको जोधपुर, आज के आधुनिक जोधपुर को ही पहले मारवाड़ कहा जाता था, मारवाड़ के शासक पर अधिकार करने की कोशिश की, पर अधिकार करने की कोशिश की। कोशिश क्यों को लिख रहा हूं भाई? क्या हुआ था ना, उस समय इसने कोशिश किया, आक्रमण करने की कोशिश किया, जीतने की कोशिश किया और जीत भी गया। एक समय ऐसा आया कि ये दोनों आमेर और मारवाड़ पर मतलब जबरदस्ती ही सही इसने जीत लिया, लेकिन इतना व्यापक असंतोष फैल गया क्योंकि आमेर और मारवाड़ के जो राजा थे, जो शासक थे, वो बहुत ही जनप्रिय थे। लोगों ने यहाँ पे विरोध करना शुरू कर दिया, तो उनको लगा नहीं नहीं मुझे गलती हो गई। बहुत विरोध के बाद उनको, बहादुर शाह को लगा गलती हो गई, तो इसने क्या किया? दोनों से समझौता कर लिया। क्या कर लिया भाई? समझौता कर लिया। पहले से ही समझौता और मेल मिलाप की नीति रखता था, तो बहादुर शाह ने क्या किया? समझौता कर लिया, इनके साथ हमेशा समझौता कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मराठों से भी मेल मिलाप की नीति अपनाई। क्या मराठों के बारे में भी लिख रहे हैं कि मराठा से भी इन्होंने मेल मिलाप की नीति अपनाई, मराठा से मेल मिलाप। यहां तक कि सरदेश मुखी को भी वसूलने का अधिकार दे दिया। दक्कन में सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया, दक्कन में सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार, सरदेश मुखी। ठीक है, ये सरदेश मुखी क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी एक दो क्लास के बाद। जब मराठा के बारे में चर्चा करेंगे तब हम बात करेंगे कि सरदेश मुखी क्या चीज होती है। ठीक है, और लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि सिर्फ सरदेश मुखी को ही इन्होंने किया, लेकिन चौथ को इन्होंने अधिकार नहीं दिया, चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया। मतलब एक तरीके से कहा जाए ना, अगर एक बहुत अंदर की बात करूं तो मराठा के साथ जो समझौता था सिर्फ कहने का समझौता था, इनका पट्टा नहीं था मराठों के साथ, क्योंकि मराठा जो थे ना कट्टर हिंदूवादी थे और ये विदेशी, इनको विदेशी समझा जाता था, तो थोड़ा बहुत टकराव होता रहता था इन दोनों के बीच में। आगे अभी कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे मैं बात करूं अगर, तो इन्होंने, बहादुर शाह ने साहू को, महाराजा साहू जो छत्रपति साहू के नाम से मशहूर थे, साहू को विधिवत राजा मानने से इनकार कर दिया, राजा मानने से इनकार कर दिया, ठीक है, बादशाह बहादुर शाह ने राजा मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये बादशाह, राजा, महाराजा शब्द से क्लियर नहीं हो रहा होगा। बादशाह ना, बादशाह मूलतः पादशाह शब्द से मिलके बना है, पादशाह का अपभ्रंश है, पादशाह शब्द होता है। पादशाह का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ शासक, सबके ऊपर, जिसके ऊपर कोई शासक न हो, या यूं कहूं जिसके ऊपर अल्लाह की सीधे निगाह पड़ती हो या सीधा प्रकाश अल्लाह की पड़ती हो। इसके पहले अगर शासन में बात करूं तो सुल्तान शब्द आया था, सुल्तान। सुल्तान में क्या होता था, जैसे ये एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये अल्लाह है या ईश्वर है, ठीक है, ईश्वर,
मैं यहाँ पे अल्लाह शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सुल्तान और बादशाह शब्द ही मुसलमान का है और ये मुस्लिम शासक थे, तो इसलिए अल्लाह का नाम लेना पड़ेगा यहाँ पे। अल्लाह या ईश्वर से जब छाया किसी पादरी पर पड़ता था, एक मैसेंजर जिसको कहते हैं, जिसको खालसा कहा जाता था, एक बिचौलिया था जिसको खलीफा कहा जाता था, खालसा मैंने बोल दिया, खलीफा कहा जाता था, खलीफा पर पड़ता था और खलीफा से होते हुए जो प्रकाश राजा पर, शासक पर पड़ता था, वो कहलाता था सुल्तान। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब बाबर आया या मुगल आए, मुगल ने क्या कहा कि अल्लाह जो है उससे सीधा प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है, किंग के ऊपर पड़ता है, या यूं कहूं एम्परर के ऊपर पड़ता है, जिसको इन्होंने कहा कि ये एम्परर यानी बादशाह शब्द का प्रयोग किया गया, बादशाह शब्द का प्रयोग किया गया, जिसको बाद में बादशाह शब्दावली दिया गया। अच्छा, सुल्तान वाले पोस्ट पे ये होता था ना कि खलीफा को नियमित नजराना देना पड़ता था, तभी ये सुल्तान की पदवी को वैध करार देता था। ठीक है, वैध करार देता था। ये मध्यकालीन इतिहास जब आप पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेंगी। तो ये वाली बात में मैं थोड़ा सा ड्रॉप करता हूँ, एक कॉमन सी बात जो आपको चित्र के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है, बस इतना ही आप ध्यान रखिए। तो आगे बढ़ते हैं, और बातें हैं। साहू को राजा मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, राजा नहीं माना तो जाहिर सी बात है टकराव तो होना ही होना है, लेकिन टकराव होता उसके पहले ये चले गए। आगे लिखता हूं, गुरु गोविंद सिंह के साथ इनका अच्छा संबंध था। गुरु गोविंद सिंह के साथ इनका अच्छा संबंध था, के साथ समझौता किया या मेल मिलाप की नीति अपनाई, मेल मिलाप की नीति अपनाई। ठीक है, लेकिन याद रखना गुरु गोविंद सिंह के साथ इनका मेल मिलाप था, लेकिन उन्हीं के एक अनुयायी गुरु गोविंद सिंह के बाद जो उनका अनुयायी बना, उनका शिष्य बना, बंदा बहादुर को मानने से मना कर दिया। बंदा बहादुर कौन था? सिख गुरु का एक शिष्य था, सबसे योग्य शिष्य था बंदा बहादुर ने ही नेतृत्व संभाली गुरु गोविंद सिंह के बाद। इसके साथ इनका विरोध था, कांटे की दुश्मनी थी। 36 का आंकड़ा था, 36 का आंकड़ा समझते हैं ना, उल्टी आंकड़े के हिसाब से चलता था। ठीक है, और बुंदेल के छत्रसाल जो थे ना, बुंदेल के छत्रसाल से भी इन्होंने समझौते वाली नीति अपनाई, से समझौता किया। ठीक है, बुंदेल के शासक से भी इनका समझौता था। जाट चूरामन जाट जो था ना, बहुत फेमस था, इससे भी समझौता किया। अधाधुंद जागीरें दी। बहादुर शाह जो था ना, बादशाह बहादुर शाह बहुत ही खुले विचारधारा का था, बहुत ही नेक विचारधारा का था। ये हिंदुओं को सहिष्णुता नीति अपनाता था, लोगों से समझौते करता, मेल मिलाप करता, छोड़ता चला जाता, हर चीज को दान देते चला जाता। आखिर परिणाम क्या हुआ? 1707 में पहली बात तो पहले जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो काफी खजाना खाली हो गया। सत्ता की लड़ाई में या औरंगजेब के निष्क्रिय होने के बाद काफी खजाना खाली हो गया था। वही जो बचा कुचा खजाना था 1712 के करीब, मतलब खजाना एकदम ना के बराबर बचा, मतलब एकदम खाली हो गया बहादुर शाह के टाइम पे। लेकिन बहादुर शाह एक योग्य विद्वान, आत्मगौरवी जो शब्द लिखा हूं ये वाकई में था, ये और अच्छा करता, अपने शासन को, अपने क्षेत्र को, अपने साम्राज्य को बढ़ाता। लेकिन 1712 में इसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो क्या होगा? मृत्यु होने के बाद इसकी बहादुर शाह की मृत्यु के बाद फिर से शासन में सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें जुल्फिकार के समर्थन में जहांदार शाह विजयी रहा। बहादुर शाह का वंशज जहांदार शाह विजयी रहा। कौन था भाई? जहांदार शाह। किसके समर्थन में? जुल्फिकार खां के समर्थन में। ठीक है, जुल्फिकार खां के समर्थन में। ये याद रखना, इस शासन से ज्यादा, इस बादशाह से ज्यादा इस नाम के चर्चे अब मैं करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि बहादुर शाह कोई योग्य नहीं था, मतलब एक कहूं कि मतलब कठपुतली की भांति था, वो योग्य नहीं था। जुल्फिकार खां का समर्थन से जीता तो उन्होंने क्या किया? इसको वजीर बना दिया, वजीर आलम बना दिया।
और वजीर माने समझते हो, वजीर माने आज के समय में समझो, आज के समय में जो मैं पॉलिटी में आपको पढ़ाया हूँ, प्रेसिडेंट जानते हो ना, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जानते हो ना, राष्ट्रपति माने बादशाह और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री माने होता है वजीर। तो वजीर जो था उसी का शासन चला करता था। अब देखिए मैंने क्या कहा, जुल्फिकार खां के बारे में दो चार शब्द सुन लीजिए। जुल्फिकार खां क्या था, अत्यंत योग्य था, योग्य ही नहीं अत्यंत योग्य था, अत्यंत योग्य था, ठीक है, और अनुभवी था, उम्र थी काफी, उम्र दराज था, काफी दिनों से शासन को देख रहा था, उसने कई बादशाह को बदलते हुए देखा, तो वो चीजें बहुत अनुभवी था। उसने समझा कि मराठा के साथ लड़ाई करने से फायदा नहीं, तो उसने क्या किया, मराठा से मेल मिलाप किया, और जो शासक मराठा के साथ मेल मिलाप करता था उस समय उसकी चलती थी पूरे देश में, मेल मिलाप किया। क्योंकि मराठा नाम, अभी देखिए ये 1712 चल रहा है, 1712 में अभी समझिए वहां पे मराठा में ना साहू का शासन चल रहा है। अभी बाजीराव नहीं आया है, बाजीराव प्रथम नहीं आया है, लेकिन जो शासन है ना वो बहुत ही बेजोड़ तरीके से हो रही है, और पूरे देश में मराठा का डंका बजता है, एकदम डंका जिसको कहते हैं भयानक वाला डंका बजता था। तो ये बहादुर शाह जुल्फिकार खां ने जहांदार शाह के वजीर के तौर पे मराठा से मेल मिलाप किया। जजिया कर गैर मुस्लिम कर था, जजिया को पहुंचते ही मान, जैसे ही पहुंचा वैसे ही जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, जुल्फिकार खां की बात बता रहा हूँ। आमेर के शासक से मित्रता की, आमेर से जो लड़ाई चल रही थी, आमेर के जयसिंह से मित्रता कर ली। समझ पा रहे हैं ना, आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ये लाइव क्लासेस चल रही है, आप जो ना समझ पा रहे हो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट को भी देख रहा हूँ। बहुत कम लोग यहाँ पे लाइव आते हैं, बाद में देखते हैं। आपको अंदाजा नहीं है जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जो आपकी क्लासेज है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे पढ़ाया हुआ। मैं यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारी क्लासेज ली हैं, हिस्ट्री की भी। हिस्ट्री और जियोग्राफी मेरा फेवरेट विषय है, पॉलिटी भी फेवरेट है, ठीक है। तो ये सब विषय जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरी तरह यूपीएससी की क्लासेस से आप कंपेरिजन कर लो, किसी भी कोचिंग से कंपेरिजन कर लो। अगर 19 पढ़ा तो मुझे कहना 20 ही पढ़ेगा हर क्लास के लिए, हर क्लास को ये फेल करने वाला है। जो मेरी इतिहास की क्लासेज है, हाँ थोड़ा दिन आप मतलब अभी 5-6 क्लास आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, क्योंकि ये मैं मैटर जो बना रहा हूँ ना, ये भूमिका बना रहा हूँ। ये सारी चीजें मैं भूमिका बनाऊंगा और आपको इतना सरल कर दूंगा ना इतिहास को, कि आपने सोचा नहीं होगा कि हर एक चीज आपको एकदम कहानी की तरह याद रहेगा, एकदम देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, लोगों को शेयर भी करेंगे। मारवाड़ के साथ भी इन्होंने क्या किया, समझौता किया, मारवाड़ के शासक से भी समझौता किया। लेकिन एक जो बात है जो मुझे समझ में आई, पर्सनली मैंने देखा, जहांदार शाह ने बहुत ही कड़ा प्रशासन किया, कड़ा प्रशासन किया, ठीक है, मराठा को आगे बढ़ाया। और मराठा उस समय क्या थे ना, ये दूसरे के राज्य में एक लुटेरे के तौर पे रहा करते थे। प्लीज कमेंट मत करिएगा गंदा कि मैं मराठा को लुटेरा बता रहा हूँ। मराठों का बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन था, लेकिन ये दूसरे के राज्य में जाके उसको लूटते थे। मराठा हुए और ये पिंडारी हुई, ये सब लूटते थे। ये हिंदू थे लेकिन ये दूसरे के राज्य में, जहाँ पे मुस्लिम शासक हुआ करता था, वहां पे लूटते थे। परिणाम ये हुआ जब मराठा से मेल मिलाप किया गया, उनको सरदेश मुखी और चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया गया। तो प्रॉब्लम ये हुई ना कि किसान पर अधिक कर लगने लगा। क्या हुआ, किसान पर अधिक कर लगने लगा। अधिक कर लगने से क्या होगा, किसान पर अधिक कर लगने से किसानों की स्थिति दयनीय होने लगी। क्या होने लगी, किसानों की स्थिति दयनीय होने लगी, यानी बहुत ज्यादा होने लगा। अब दूसरी तरफ एक चीज, यहाँ पे इतना चीज आपने जुल्फिकार खां की समझ लिया, तो जहांदार शाह क्या कर रहा होगा इतने दिनों में। जहांदार शाह ने कुछ नहीं किया, सच्चाई बताओ। जहांदार शाह के कान में कुछ लोग आए, ऐसे चुगलीखोर लोग आए, और उन्होंने कहा कि मिस्टर जहांदार बादशाह, आपका जो वजीर है जुल्फिकार, ये तो बड़ा मतलब अपने हाथ पे पूरा काम ले लिया, हर तरीके के निर्णय लेता है, आपको बिना बताए लेता है, हर जगह इसके
ताता बोल रहा है आपको, ये क्या करेगा ना, एक दिन आपको ही मार के ये खुद बादशाह बन जाएगा। और जहांदार खां एक नंबर का नालायक आदमी, एक नंबर का, मतलब दूसरा नंबर नहीं कहूंगा, एक नंबर का नालायक आदमी, ये दूसरे के कहने पे आ जाता था। ये मतलब किसी कोई इसको कह देना तुरंत ये बह जाता था, तुरंत बह जाता था। इसको दुनियादारी बिल्कुल नहीं पता थी। तो क्या किया इसने, वो जो सरदार लोग इसके कहते थे कि जहांदार शाह सावधान हो जाओ, आपका वजीर आपकी गद्दी की निगाह रख रहा है, उन्होंने जुल्फिकार खां के विरुद्ध षड्यंत्र किया। मुश्किल की बात यह है, या गलत बात कहूं, या यूं कहूं कि ये उस समय की उल्टी बुद्धि थी, इनके सर पे शनिदेव सवार थे जहांदार शाह के, इन्होंने भी उस षड्यंत्र में साथ दिया। परिणाम क्या हुआ, जहांदार शाह को षड्यंत्र पता चला। प्रॉब्लम क्या हुई कि अगले साल ही, एक साल के अंदर जहांदार शाह ने, जुल्फिकार खान ने जहांदार शाह को मार डाला या मरवा डाला। और 1713 में एक दूसरे शासक फारूक सियर को गद्दी पर बैठने के लिए विवश कर दिया। अब सुनो, जैसे ही जुल्फिकार खान ने जहांदार शाह को खत्म किया, उधर एक था सैयद बंधु प्रशासन में आना शुरू कर दिया। सैयद बंधु के समर्थन में जहांदार शाह के शासक जहांदार शाह को मरवा डाला गया और फारूक सियर को गद्दी पर बैठा दिया गया। इनका टाइम पीरियड 1713 से 1719 में हुआ था। ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। आप जब बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी को आप समझोगे तो फारूक सियर की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो ये चीजें आप समझिए, ठीक है, ये चीजें आप समझिए और देखते रहिए क्या होता है फारूक सियर के बारे में। फारूक सियर की कहानी के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हैं उनको मैं अगली क्लास में कवर करूंगा। बहुत लंबा क्लास नहीं खींचूंगा, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। सैयद बंधु का हाथ था फारूक सियर को जिताने में। ये कौन कौन थे, ये दो भाई थे। एक का नाम था अब्दुल्ला खां, ठीक है, और एक का नाम था हुसैन खां, ठीक है। अब्दुल्ला खां को बनाया गया वजीर और इसको बनाया गया मीर बख्शी, ठीक है, मीर बख्शी, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट पोस्ट को फारूक सियर के समय में इनको दे दिया गया। और इतिहास के पन्नों में ना सैयद बंधु का नाम द किंग मेकर नाम से जाना जाता है। द किंग मेकर यानी राजा बनाने वाले के नाम से इनको फेमस रखा गया है। बहुत फेमस थे, किंग मेकर थे उस समय के। फारूक सियर के बारे में कुछ शब्दों का प्रयोग करता हूं। एक कायर, क्रूर, अविश्वसनीय, सुनते रहिए, हंसिए मत, खतरनाक शब्दों को मैं लिख रहा हूं। ये मेरे शब्द नहीं है, एनसीईआरटी के शब्द है। कायर, क्रूर, अविश्वसनीय, बेईमान और दो चार शब्द जो आप जानते हो वो भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो, जैसा कि एनसीईआरटी में कहा गया। कायर है, क्रूर है, अविश्वसनीय है, बेईमान है। लेकिन इतना होने के बाद भी, नालायक होने के बाद भी, ये कतई सैयद बंधु को शासन को अपने हाथ में नहीं देना चाह रहा था। ये अपने हाथ में शासन को रखना चाह रहा था, अपने हाथ से, अपने आप से करेगा, जबकि योग्य नहीं था। ये जल्दी ही बहकावे में भी आ जाता था, उसी का परिणाम इसको मरवाने में भी होगा, ठीक है। 1719 में सैयद बंधु के खिलाफ इसने षड्यंत्र करने की कोशिश किया और 1719 में सैयद बंधु ने इसको क्या किया, मार डाला। इसके बारे में इतनी ही कहानी आप जान लीजिए, मार डाला, ठीक है। मारने के बाद जो सैयद बंधु ने फारूक सियर को मारा, पूरे साम्राज्य में एक हवा बन गई यार। पूरे जो किंग मेकर था ना, किंग मेकर को लोग घृणा की भाव से देखने थे, क्योंकि इसने बादशाह को मार डाला था। तो ये फारूक सियर के मारने के बाद सैयद बंधु की कहानी उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे मोहम्मद शाह की। ये बात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। इसके बाद
ये पार्ट 2 में आएगा, उत्तरवर्ती मुगल शासन के पार्ट 2 में आएगा। तो उम्मीद है अभी तक जितनी भी बातें बताई है वो आप बहुत इंटरेस्ट के साथ समझ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी क्लासेज आप नहीं देखे होंगे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही डिटेल में मैं बात करूंगा, ऐसे नहीं बहुत शॉर्टकट में। यूपीएससी की दृष्टि से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपको मेंस में कैसा लिखना है ये भी इसमें बात करूंगा। साथ ही आपको अगर आपका ऑप्शनल है तो डेफिनेटली एक नई कहानी, नए तरीके से इतिहास को देखने को आपको मिलेगा। तो उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।